हैं हम आज का लेक्चर, और लेक्चर है हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें जो हमेशा आपसे कहता हूं। सबसे पहले बेटा, जो भी बच्चे अगर थोड़ा भी पैनिक हो रहे हैं कि सर समय कम है, शायद सिलेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल पैनिक मत करिए। सिलेक्ट होने वालों के लिए बेटा समय रहता है। अगर आप आज से 10 दिन बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी समय है, रियलिटी है। तो पॉइंट ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे रिवाइज कर रहे हो, और कितना इंपॉर्टेंस समझते हो चैप्टर की। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चैप्टर है, इसमें लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 7 क्वेश्चन है तो मुझे इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, मुझे इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज को हमने बेटा बहुत ध्यान से करना है। और अभी तक इसके लगभग 2 लेक्चर हुए। पहला लेक्चर रिवीजन था और दूसरा लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको आप मान के चलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड दे रहा हूं। और रिकॉर्डेड इसलिए भी दे रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें हम ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, और किसी रीजन से कि उस समय मैं शायद अवेलेबल नहीं हूं, तो इस वजह से मैं इस वाले पार्ट को आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं, ठीक है। तो ताकि हमारा सिलेबस चलता रहे, और आपको बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं करना, आपको सारा समझ में आएगा। क्योंकि हम हमेशा एक ही जैसा पढ़ाते हैं बेटा, मतलब एक ही जैसा क्यों? क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैमरे के पीछे बैठा हुआ बच्चा पूरा एक एक चीज समझे। तो आपको बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, एक एक चीज को समझना है, और बिल्कुल ध्यान से चीजों को नोट करते हुए चलना है। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चैट में लिखेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और कहां मिलेंगे बेटा? जहां पर आपकी डीपीपी डीपीपी अवेलेबल है पीडीएफ की फॉर्म में, ये नोट्स आपको वहां मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमने कुछ टॉपिक्स आपको करा दिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में कल पढ़ा रहा था, उसके बीच में किसी कारणवश मुझे क्लास को छोड़ना पड़ा। तो आज यहीं से हम फोकस करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आपके पास डोपा 1 मैंने दिया हुआ है, उस डोपा 1 को अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जरूर जब हम लाइव पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे ये सुनते ही मतलब मुंह बना लेते हैं कि यार लाइव नहीं है आज तो मजा नहीं आएगा। भाई मजा पढ़ने से आएगा ना, मजा लाइव होने ना होने से नहीं आएगा ना। मैं तेरे आगे लाइव ऑर्गेनिज्म हूं तो, ठीक है। तो मेहनत कर और एफर्ट कर। मैं फिर बता रहा हूं तेरे को, जब ये क्लास खत्म होगी तो मैं तुझे एक चीज जरूर बताऊंगा कि यार एफर्ट अपना भी लगता है, और इस ठंड में डेफिनेटली लगता है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो पहले सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, फिर पैकेजिंग पढ़ेंगे, फिर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको सेलिएंट फीचर वाटसन क्रिक मॉडल के बता दिए थे। मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं सारी चीजें वर्बली, और आप क्या करेंगे वो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है, और चीजों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया था जब ये सेलिएंट फीचर वाला पढ़ा था, तो उससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो और मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ भाई, दो तीन बालक, जैसे एक कैलाश जिंगड़ है, इधर ध्यान देख भाई, ध्यान दे, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, है ना, ठीक है। तो हमारे पास बेटा हम क्या पढ़ते हैं, एक प्राप्ति पटेल मैं नाम कई बार देख पाता हूं, कई ऐसे बच्चे जिनके नाम मैं देख पाता हूं, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या क्या करते हैं बेटा, क्या देख रहे थे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिस्कवरी हुई थी ना डीएनए की, एक तो अब किसने किया? सर मिशर ने किया। अभी लिखना नहीं है कुछ, मिशर ने किया। दूसरा किसने किया? दूसरा उसके बाद आया बेटा फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया। न्यूक्लिन दिया मिशर ने 1869 में, लगभग 4 साल के बाद किसके? मेंडल के। फिर मेरे पास किसका कंट्रीब्यूशन है? सर उसके बाद चारगाफ ने क्या किया? केमिकल एनालिसिस किया, ठीक है। उसने एक चारगाफ रूल दिया जो आरएनए के लिए वैलिड नहीं होता, ये हम समझ रहे थे। अब क्या हुआ बेटा, उसके बाद वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है। वॉटसन क्रिक का मॉडल 1953 में आता है, और एकदम से ऐसे कहते हैं ना बूम, अचानक से ऐसा लगता है यार कुछ नया पता चल गया। क्योंकि वॉटसन क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्रपोज कर दिया, और वो बहुत सारी बातें एकदम सही बता पाए। उन्होंने जो बोला कि यार डीएनए जो है वो 2 धागों का बना हुआ है, जिसमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे पास डीएनए जो है ना, डीएनए शुगर फॉस्फेट ऐसे बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एंटी पैरेलल है, एक 5 से 3 है, दूसरा 3 से 5 है। फिर उन्होंने अगली बात बोली कि यार ये जो डीएनए है ना, ये डबल हेलिक्स है, मतलब ऐसे डबल हेलिक्स है, इस तरीके से ये चीज बोली उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई जो एक टर्न है, अच्छा एक टर्न जो है उसमें 10 बेस पेयर है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना आ गया? 0.34 नैनोमीटर आ गया, यस और नो।
उसके अलावा उन्होंने बोला कि प्यूरिन बेस पेयर करेगा पिरिमिडिन से, प्यूरिन के हमेशा सामने पिरिमिडिन आएगा, ए के सामने टी आएगा, उससे ये जो डायमीटर है ये यूनिफॉर्म आएगा। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, और ये सेलिएंट फीचर है। और आपको ये समझना है कि इस पूरे मॉडल का मेन हॉलमार्क था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब ए के सामने टी आना और जी के सामने सी आना। इससे दो बातें पता चली। कौन सी दो बातें? पहला कि अगर मुझे एक चेन का सीक्वेंस पता है तो मैं दूसरी का बता दूंगा। दूसरा मुझे ये पता चला कि यार ये जो डीएनए डबल रेप्लिकेट कैसे करता होगा। ये दो बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात तो तक ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम आगे गए और हमने ये देखा कि यार ठीक है, एक पांचवा पॉइंट है कि जो बेस पेयर है, बेस पेयर का क्या मतलब होता है ये देख। मान लीजिए मेरे पास डीएनए का डबल हेलिक्स है ऐसे, यस। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को ये दिख रहा होगा ये क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस नहीं है। जब पैरेलल लाइन ऐसे घूमेगी, ये पैरेलल लाइन है, जब ये पैरेलल लाइन ऐसे घूमेगी तो इसके पीछे ये आ रहा है तो ऐसा लग रहा है क्रॉस है, पर ये पैरेलल रहती है क्योंकि डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म है। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये ए है, ये ए है और यहां टी है, यस, इसके नीचे ये जी है, इसके नीचे क्या है, जी है और ये सी है। तो और यहां पर क्या है बेटा, मान लो जी है और यहां पर क्या है, सी है। तो आप ये देख पाओगे कि इस वाले बेस पेयर और इस वाले बेस पेयर में एक एंगल बनता है और ये एंगल लगभग 36 डिग्री होता है बेटा। कितना होता है? 36 डिग्री होता है। मतलब ये हुआ कि इस बेस पेयर के नीचे ये वाला बेस पेयर ऐसे सीधा नहीं हो सकता। मैं उदाहरण से समझाता हूं। आपके पास दो पैरेलल धागे हैं, इन दो पैरेलल धागों में आपने क्या किया, ऐसे बेस पेयर ऐसे लगा लिए हैं। ये दो पैरेलल धागे हैं, इसमें आपने क्या किया, इस तरीके से आपने बेस पेयर ऐसे पैरेलल लगा लिए हैं। इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? जल्दी बताओ। आपने इस तरीके से पैरेलल लगा लिए हैं। अब ये जो धागे हमारे पास है ना, ये जो पैरेलल धागे हमारे पास हैं जिस पर हमने इस तरीके से बेस पेयर लगा लिए, ये एक के ऊपर एक ऐसे पैरेलल लग जाएंगे, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे क्या लग जाएंगे, पैरेलल लग जाएंगे। क्लियर है? ऐसे पैरेलल लग जाएंगे और ये एक दूसरे के ऊपर एंगल बनाएंगे ऐसे। कितना एंगल बनाएंगे? 36 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने यहां पर ये देखा बेटा, हमने यहां पर ये देखा कि ये बेस और ये बेस, इसके जस्ट नीचे ये पैरेलल स्टैकिंग है। क्या है? पैरेलल स्टैकिंग है जो एक दूसरे के ऊपर एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? एंगल। अच्छा, ये एंगल क्यों चाहिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो दो धागे हैं, अगर आप दो धागे लो और उन पे ऐसे स्टिक बांध दो, स्टिक समझ में आता है? एक जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू देखिए, सीक वाली झाड़ू, और इसे झाड़ू मारते हैं, उसकी स्टिक बांध दे। हाँ सर, वो झाड़ू जिससे तेरे को मम्मी सूतती है, कई बार पिटाई कर देती है, यस वही वाली। तो इस तरीके से आपने स्टिक बांध दी। अगर मैं उस धागे को घुमाऊं तो वो स्टिक आपस में कुछ एंगल्स बनाएंगी, यस। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड करता है। ठीक है सर, स्टैकिंग कम समझ में, याद कर लेना फिर। बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक होता है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर की क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है? इसका रीजन है, स्टेबिलिटी आती है दो वजह से, एक आती है एच बॉन्ड की वजह से और दूसरी आती है स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। स्टैकिंग में रिपीट कर रहा हूं, एक के ऊपर दूसरा बेस पेयर जो है एक एंगल बना लेता है। क्या बना लेता है? एक एंगल बना लेता है, उसको हम स्टैकिंग कहते हैं। वो इस तरीके से दिखता है, देख ये दिख रहा है, ये देख, जे दिख रहा है, लालो लल्ला, जे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देख, ये इसके नीचे ऐसे एंगल बना लेता है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टैकिंग है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, हमने वॉटसन क्रिक का मॉडल पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक जो अपने डिस्कस करेंगे, सेंट्रल डोगमा। सर लिखना है क्या? लास्ट पॉइंट लिख ले, लास्ट पॉइंट ये लिख ले बस। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन स्टैकिंग। क्लियर है? अब अगले हम बात करते हैं, ध्यान से देख बेटा, अगला हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा की। अब ये सेंट्रल डोगमा क्या है? ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 1953 1953 ये वो साल था जब वॉटसन क्रिक का एक ट्रिमेंडस मॉडल, एक शानदार मॉडल आया, किसका? डबल हेलिक्स का। अब जब ये मॉडल आता है ना, जब ये वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों को लगता है यार सेल के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया और डीएनए कहीं ना कहीं मतलब इन्वॉल्व है, प्रोटीन बना रहा है। तो एक इसी वॉटसन क्रिक में से एक साइंटिस्ट जो थे क्रिक, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि यार किसी भी लिविंग सेल में, किसी भी जीवित कोशिका में किस तरीके से इंफॉर्मेशन मतलब
जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में उसका फ्लो होता है, मतलब उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन कैसे बनती है, ये बात क्या बता रहा है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है, सेंट्रल डोग्मा एक जनरल शब्द है, इसका मतलब होता है मेन चीज, मेन, सेंट्रल डोग्मा मेन चीज है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है बेटा, ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम, ये दिया था क्रिक ने। तो प्रपोज्ड बाय क्रिक, किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, यस और नो, यस सर। तो प्रपोज्ड बाय क्रिक, यस, तो हम क्रिक का नाम लिख देंगे। अब क्रिक ने क्या बोला बेटा, क्रिक ने क्या दिया, ये क्या देता है बेटा, दिस गिव, ये एक सेंट्रल डोग्मा है क्या, ये दिस गिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ में आ रही है कि इंफॉर्मेशन किस प्रकार से फ्लो करता है किसके अंदर, इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करती है, ये बताया सेंट्रल डोग्मा ने। अब मैं आपसे अगला सवाल ही पूछूंगा, क्या सेंट्रल डोग्मा वायरस के लिए वैलिड है? नहीं, वायरस तो क्या है बेटा, वायरस तो मेरे पास, वायरस तो लिविंग नहीं है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा मेनली लिविंग सेल के लिए वैलिड होता है, पर कुछ ऐसा प्रोसेस वायरस में भी मिला था जिसको हम इससे रिलेट करेंगे। पर अपने दिमाग में ये रखो कि लिविंग सेल में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो सेंट्रल डोग्मा बताता है। और ये बात कब निकल के आई, जब 1953 में 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आया, तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों को अचानक से आंख खुल गई, एकदम उनको लगा कि यार कुछ नया पता चला, तो उन्होंने क्या किया, खोजना शुरू किया। तो सेल के अंदर कैसे डीएनए से इंफॉर्मेशन आगे पास होती है, उस पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो दिस गिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो डीएनए होता है, ध्यान से सुनना बेटा, डीएनए होता है, अब डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हम क्या बनाते हैं, आरएनए। अब मैं आपसे पूछूं, आरएनए तो 3 तरह के हैं, इंफॉर्मेशन से कौन सा आरएनए बनता है, जो आरएनए जिसमें मैसेज होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एमआरएनए। क्या लिखेंगे बेटा, एमआरएनए। अब उस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से हम बनाते हैं प्रोटीन, लिख लो, या हम प्रॉपरली लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड। वैसे तो पॉलीपेप्टाइड लिखना चाहिए, पर हम यहां पर प्रोटीन लिख रहे हैं, यस और नो, यस सर, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। भाई ट्रांसक्रिप्शन आपने कभी ये शब्द कहां पढ़ा था, मैं बताता हूं। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना इंग्लिश में, तो ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाता था, लिपि होती थी, अलग अलग भाषाओं की लिपि होती थी, और उन लिपि को, उन चीजों को एक दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता था, यस। तो जो ट्रांसक्रिप्ट कहते थे उन्हें, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि हम डीएनए की कॉपी बना रहे हैं एक तरीके से, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन का मतलब है उससे हम दूसरी भाषा में कॉपी कर रहे हैं, कुछ और चीज बना रहे हैं किसी और लैंग्वेज में। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, तो भाषा सेम है, सही है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन है। ये न्यूक्लिक एसिड है और ये अमीनो एसिड का बना हुआ है, भाषा अलग हो गई, इसलिए ट्रांसलेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, सोचो, यस सर। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इसको सेंट्रल डोग्मा बोला। और हम क्या कर सकते हैं बेटा, डीएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, यस, रेप्लिकेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो हमने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और यहां पर यह आ गई प्रोटीन, इसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल डोग्मा बोल दिया। कोई डाउट है, नहीं, तो ये हो गया। अब आप ध्यान से सुने, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अब मेरी बात सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में आप क्या कर रहे हो, आप डीएनए टू डीएनए बना रहे हो, डीएनए टू क्या बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो। अब मेरी बात सुनना, डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है सर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यस। तो इसको बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा, इसके लिए जो मुझे एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम क्या होगा सर, उस एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगी, ध्यान से देख बेटा। मान ले तेरे पास ये एक डीएनए है और एक डीएनए ये है, ये 5 से 3 है और ये 3 से 5 है। तो इसके सामने मेरी बात सुनो, इसकी वजह से एक नया स्ट्रैंड यहां बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री,
और इसकी वजह से एक नया स्ट्रैंड यहां बनेगा। जैसे ये 5 से 3 है तो यहां पर 3 से 5 का स्ट्रैंड बनेगा, ये 3 से 5 है तो यहां 5 से 3 बनेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए से डीएनए बना रहा है, लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए? इस डीएनए पर निर्भर करके ये डीएनए बना रहा है। भाई ये नया डीएनए स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड है, और ये किसकी वजह से बना है? इस पुराने स्ट्रैंड की वजह से बना है, पुराने स्ट्रैंड की वजह से बना है। तो इस डीएनए पॉलीमरेज का नाम रख देते हैं डीएनए पर निर्भर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यस और नो? यस और नो बताओ जल्दी से। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, और पूरा नाम हमने क्या रख दिया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कोई डाउट है क्या इस बात में? सोचो। यस। अब अपने बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बना रहे हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन में अपने क्या बना रहे हैं? स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। हम डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी बनाई जाती है, सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। यस, 5 से 3 है तो यहां चलो 3 से 5 लिख दिया, ये आरएनए बना रहे हैं। यस। तो जब अपने डीएनए के स्ट्रैंड से एक सिंगल आरएनए बनाते हैं, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो भाई आरएनए बनाने के लिए एंजाइम का नाम क्या चाहिए? आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या चाहिए? आरएनए सिंथेसाइज बाई आरएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए भाई? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। यस और नो? भाई आरएनए जो ये बन रहा है, इसको बनाने वाला एंजाइम कौन सा चाहिए? सर आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्लियर है? लेकिन किस पर, किसकी वजह से बना रहे? इस डीएनए की वजह से। जैसे यहां ए होगा तो टी की जगह यू लगाएंगे, अगर यहां टी होगा तो ए लगाएंगे, ऐसे आरएनए बनाएंगे। तो इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज का एक नाम होना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट। क्या नाम होना चाहिए? सर इसका नाम होना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए पर निर्भर है। कौन निर्भर है? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बता रहा है कैसा आरएनए बनाना है कि नहीं? यस। तो सेंट्रल डोगमा क्या है बेटा? क्रिक ने कुछ साल के बाद, जब वॉटसन क्रिक मॉडल आया, ईयर हमें याद नहीं करना, दे नहीं रखा, वॉटसन क्रिक मॉडल आया, तो क्रिक ने क्या कहा? क्रिक ने कहा कि यार सेल के अंदर एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, वो जो फ्लो हमारे पास है ना, उसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और वो जो सेंट्रल डोगमा है बेटा, वो सभी प्रकार के सेल्स में होता है। यस, सभी प्रकार के सेल्स में होता है। डीएनए टू डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है। यस, रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि क्या बना रहा हूं? डीएनए बना रहा हूं। और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बताएगा कि कौन सा आरएनए बनाना है, यहां डीएनए बताएगा कैसा डीएनए बनाना है। यस यस यस। सर ट्रांसलेशन के लिए नहीं लिखते? नहीं। तो ये हमारे पास बेटा सेंट्रल डोगमा है, आप देख सकते हो, डीएनए, एमआरएनए, यस, है ना, फिर प्रोटीन, और ये ट्रांसक्रिप्शन, यहां ट्रांसलेशन। यस। तो अब जरा कुछ थोड़ा सा अलग समझते हैं। अब देखो, कुछ वायरस ऐसे थे, मेरी बात समझना, कुछ वायरस ऐसे थे, कुछ वायरस ऐसे थे जिन्होंने क्या शो किया, जरा सोचते हैं इस बात को। कुछ वायरस ऐसे थे जिनमें क्या होता है बेटा? जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वायरस, ध्यान से सुनो, ये वायरस, मान लो ये एक सेल है और ये एक वायरस है, इस वायरस में ये आरएनए है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये आरएनए किसी सेल के अंदर जाएगा, आरएनए किसी सेल के अंदर जाएगा और ये चाहेगा कि अपनी कॉपी बनाऊं, तो रूल ये है कि आरएनए से आरएनए की कॉपी नहीं बनती। आरएनए से आरएनए की कॉपी नहीं बनती, ये रूल है। मेरी बात समझ ध्यान से, आरएनए की कॉपी से आरएनए नहीं बनाती, ये रूल है। तो इसने क्या किया? इसने सोचा कि क्यों ना मैं आरएनए से डीएनए बना लूं और फिर उस डीएनए से ऐसे बहुत सारे आरएनए बना लूं, ये ज्यादा ठीक है। क्योंकि भाई डीएनए से आरएनए तो बनता है ना, यस और नो? भाई डीएनए मास्टर कॉपी है। मेरी बात समझ ध्यान से, डीएनए एक मेन बुक है। मान ले मैं अपने हाथ में कोई बुक ले लेता हूं,
तो दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, ये एक मास्टर बुक है, इसकी फोटोकॉपी आरएनए। तो फोटोकॉपी कितनी भी बना ले। रूल ये है कि जो वायरस थे, ये वायरस थे जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, वो अगर किसी होस्ट सेल पे अटैक करता था तो उसकी परेशानी ये थी कि वो आरएनए से और आरएनए नहीं बना सकता था, तो उसने आरएनए से डीएनए बनाया, फिर उस डीएनए से आरएनए बना सकते हैं उस सेल के अंदर, ये काम तो चलता है। तो हमें क्या मिला बेटा, हमें एक प्रोसेस और मिला। हमने पढ़ा है कि यार डीएनए जो है, डीएनए से हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए, यस और नो। और एमआरएनए से अपने क्या बनाते हैं सर, प्रोटीन बनाते हैं। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। तो जब अपने ने डीएनए से एमआरएनए बनाया, ध्यान दे बेटा, अपने ने डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, तो इसको अपने ने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। इसको अपने ने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन, यस और नो? यस सर। इसको अपने ने क्या बोला, ट्रांसलेशन बोला, यस सर। अब मेरा पॉइंट ये है बेटा, मेरा पॉइंट ये है कि कुछ वायरस ऐसे मिले जो सेल के अंदर एमआरएनए से वापसी डीएनए बना सकते हैं। अगर डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है तो क्या इसका नाम मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं लिख सकता? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं लिख सकता, यस और नो? यस और नो? और डीएनए से आपको पता है डीएनए बनता ही, इसको अपने क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टैमिन, टैमिन, टैमिन एंड बाल्टीमोर, दो साइंटिस्ट थे। बाल्टीमोर, बाल्टी उठाते रहे, टैमिन और बाल्टीमोर नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नई चीज खोज की कि कुछ वायरस में, तो नाम मत करो, इन सम वायरस वेयर आरएनए इज जीनोम, जेनेटिक मटेरियल। तो वहां पर उनको क्या मिला, उनको मिला कि यार इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टू मेक कॉपी ऑफ आरएनए विद आरएनए, फ्रॉम आरएनए। आरएनए से आरएनए नहीं बना सकते। तो उनमें क्या होता है, उनको क्या होता है, उनमें क्या होगा, वो सेल के अंदर जाके क्या शो, दे शो, वो क्या शो करते हैं बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या शो करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। कोई डाउट है? वो क्या शो करते हैं बेटा, वो शो करते हैं आरएनए जेनेटिक, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक कॉपी ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए। तो वो क्या शो करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो मेरे पास है, ध्यान से सुने बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए मुझे, उस एंजाइम का नाम है, ध्यान देंगे, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब वो एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे आरएनए से डीएनए बनाना है, आरएनए से क्या बनाना है, डीएनए, मतलब आरएनए के को आधार बना के, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे पहले तो क्या होगा सर, डीएनए बना रहे हैं तो एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज होगा। इस बात में कोई डाउट है तुम्हें क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बना रहे तो डीएनए पॉलीमरेज है, पर कौन सा है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यस और नो? सोचो। तो यदि आप देखें बेटा, यदि आप देखें तो तीन परिभाषा आपको मिली है। एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जो आरएनए बनाता है, बनाता किससे, डीएनए पर डिपेंड करके। और तीसरा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, बना क्या रहा है, डीएनए बना रहा है। तो अगर वो डीएनए बना रहा है तो डीएनए क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए टू डीएनए है ना। तो आरएनए से डीएनए बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, डीएनए बना रहा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब उस एंजाइम का नाम, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, सोचो। चलो आगे चलते हैं, आगे हम लोग पैकेजिंग की बात करेंगे। मैं चाहूंगा आप ये दोनों स्लाइड लिख लें और सेंट्रल डोग्मा को अपने दिमाग में बिठाएं और ये दोनों स्लाइड लिख लें, ये दोनों, एक ये लिख लें, ठीक है,
और इसके अगले वाली ये वाली भी लिख ले। ये लिख ली सबने? ठीक है, मैंने 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी है और साइंटिस्ट के नाम थे टेमिन और बाल्टीमोर। मर्जी है लिख लो, मत लिखो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है? वायरस की वजह से होता है। वायरस वो एंजाइम मतलब लेके जाता है एक तरीके से, और उसमें क्या होता है, आरएनए से क्या बनता है, ये आपने कहां पढ़ा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एड्स जो है, एड्स, एचआईवी, एचआईवी मतलब जो एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस नहीं बोला चाहिए, वी तो उसमें वायरस आई, जो एचआईवी है वो ऑलरेडी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो साइटोप्लाज्म में जाके पहले आरएनए से क्या बना लेता है? डीएनए। फिर वो डीएनए न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में क्यों जाता है? वो डीएनए न्यूक्लियस में क्यों जाता है? आपने जो एचआईवी वाला पढ़ा है कभी, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था, वो न्यूक्लियस में क्यों जाता है? इधर देख, न्यूक्लियस में क्यों जाता है बताता हूं। मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन सेल है, तो वायरस का ये आरएनए आया, ये आरएनए किसका आया? वायरस का आया है सर। हाँ सर। अब इस आरएनए से डीएनए बन गया। सर क्या बन गया? डीएनए बन गया। कोई डाउट है? नहीं सर, डीएनए बन गया। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह दी। अब ये डीएनए को अंदर आना पड़ेगा न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है। फिर वो आरएनए बाहर आता है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? यस यस, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलेंगे, और अगला टॉपिक है जिसे हम बात करते हैं पैकेजिंग की। मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम कह रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। तो अगर आप ध्यान से देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है। सबसे पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, उसका मैंने स्ट्रक्चर जान लिया, पूरा पूरा मैंने क्या जान लिया? उसका स्ट्रक्चर जान लिया। कोई डाउट है? मैंने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? डीएनए के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या किया? उसका स्ट्रक्चर जान लिया पूरा। अब मैं चाह रहा हूं कि ये डीएनए सेल के अंदर, ये मान लो एक सेल है, ये कैसा सेल है सर? ये मेरे पास एक यू, कुछ लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो भाई इस यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां? ये न्यूक्लियस के अंदर। कैसे प्रेजेंट है वो देखना है मुझे। और मान लो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में है, तो वहां कैसे प्रेजेंट है, कितना पैक है, वो टॉपिक पढ़ना है। मतलब मैं अगर तुझसे कहूं बेटा कि मान ले ये सेल है, ये सेल की लंबाई है और ये न्यूक्लियस की लंबाई है। न्यूक्लियस की जो लंबाई है वो 10⁻⁻⁶ मीटर है, लेकिन इसमें मुझे इतना बड़ा डीएनए रखना है। कितना बड़ा? 2.2 मीटर लंबा डीएनए रखना है। तो मुझे इसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा। सोच पा रहा है कि नहीं? तो अगला टॉपिक ये है कि यार सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डीएनए किस तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब एक बच्चा कहेगा कि यार सर सिंपल सा तो है। मेरी बात सुनना ध्यान से। आप में से कोई ये बोल सकता है कि यार ये सिंपल सा तो है, ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड होल्ड कर देंगे इसको, इस तरीके से ये फोल्ड तो कर दोगे, ऐसे करके रख दोगे। प्रॉब्लम कहां आएगी कि जैसे ये पेज है, अगर आप इसको प्रॉपरली फोल्ड करो, अच्छे से फोल्ड करो, तो इसको खोलना आसान होगा ना। प्रॉपरली अगर फोल्ड करो तो अच्छे से आ भी जाएगा, यस, और खोलना आसान होगा। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले टॉपिक में, कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि सेल की जो लंबाई होती है उससे डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। ठीक है? अब उस डीएनए को अगर मुझे न्यूक्लियस में रखना है या साइटोप्लाज्म में रखना है प्रोकैरियोटिक सेल के, तो उसे फोल्ड करना पड़ेगा। क्या यह फोल्डिंग रैंडम है? क्या एक बार फोल्ड करने के बाद डीएनए दोबारा खुलता है? ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। ठीक है, इन सवालों के जवाब जो है वो अगला टॉपिक है जिसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब है मैं डीएनए को कंडेंस करके कम जगह में रखता हूं, कम स्पेस में रखता हूं, और उसको धीरे धीरे पैक करता हूं। एक बार में ऐसे फोल्ड नहीं करता, लेवल वाइज धीरे धीरे ऐसे पैक करता हूं। उसको कहते हैं प्रॉपर पैकेजिंग, फोल्डिंग नहीं, प्रॉपर पैकेजिंग। तो टॉपिक का नाम जो है बेटा वो है ये, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग का मतलब है कि लेंथ ऑफ, मतलब क्या है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका मतलब है कि डीएनए इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल are kept in less space,
किसमें रखा गया है? कम जगह में रखा गया है। आर केप्ट इन लेस स्पेस, कम जगह में डीएनए को रखा गया है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक में हो। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पैकेजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पैकेजिंग। इसको पैकेजिंग बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि पैकेजिंग की क्या जरूरत पड़ी गई है, क्यों जरूरत पड़ी है। सबसे पहले इसका रीजन मैं आपको दूंगा। इसका रीजन ये दूंगा कि मान लो मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की, और मैं यूकैरियोटिक सेल में भी बात कर रहा हूं ह्यूमन सेल की। तो जो ह्यूमन सेल है ना बेटा, उसमें मेरे पास अगर वो सेल डिप्लॉयड है, तो आपको पता है डीएनए कितना था? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.34 नैनोमीटर से, तो मेरे पास आ जाएगा 2.2 मीटर। 2.2 मीटर समझ में आता है कितना होता है? तेरी लंबाई से ज्यादा। तेरी लंबाई 1.6 मीटर होगी, 1.6 के आसपास होगी, या 1.7 हो सकती है। तेरी लंबाई से भी बड़ा डीएनए हर एक सेल में प्रेजेंट है, और वो भी न्यूक्लियस के अंदर। सोच सोच, दिमाग लगा, हर एक सेल में है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है? पैकेजिंग की नीड क्या है? ये सेल है तेरे पास, अब इस सेल में ये तेरे पास न्यूक्लियस है। समझ इस बात को, ये न्यूक्लियस है मान ले। तो ये जो न्यूक्लियस का साइज है ना, इसका जो ये साइज है, ये है 10⁻⁻6 मीटर। इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे 2.2 मीटर का डीएनए रखना है। नीड टू बी कैप्ट, उसको रखना है। तो मुझे डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डीएनए को क्या करना पड़ेगा? नीड टू बी पैकेज्ड। उसको पैकेज मतलब कम जगह में फोल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है सर? ई कोलाई है। सबसे ज्यादा परेशान ह्यूमन ने इसी बैक्टीरिया को किया है, ई कोलाई को। दुखी है हमसे। यस। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब उसमें हमारे पास कितना लंबा डीएनए में बता देता हूं। हमारे पास बेटा क्या है? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। उसको अपने ने मल्टीप्लाई कर लिया है 0.34 नैनोमीटर से। यस। तो जो लेंथ आ गई है वो लगभग 1.36 मिलीमीटर है। मीटर नहीं है, मिलीमीटर आ रही है, जो इस सेल से तो बहुत बड़ी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की लेंथ अगर आपको याद हो बेटा, 2 से 5 माइक्रोमीटर थी। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। याद आ रहा है? ये 10⁻⁻6 है ये। तो मुझे क्या है बेटा? मुझे क्या करना है? 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग डीएनए, उसको इतनी कम जगह में रखना है, ऐसे यहां रखना है। तो उसको भी पैक करना पड़ेगा। इसका मतलब पैकेजिंग क्यों करनी है? अगर आपसे कोई कहे, रीजन की बात करे, सिंस लेंथ ज्यादा है, लेंथ इज मोर। क्या ज्यादा है बेटा? लेंथ ज्यादा है। तो सिंस लेंथ इज मोर फॉर डीएनए, डीएनए की लेंथ ज्यादा है, तो वी नीड पैकेजिंग। हमें किसकी जरूरत है? पैकेजिंग की जरूरत है। क्लियर है? पैकेजिंग की जरूरत है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा बेटा, मैंने पहला रीजन तो आपको ये बता दिया भाई, ये इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा पेपर अगर आपको इतनी छोटी सी जगह में रखना है तो फोल्ड करना पड़ेगा। दूसरा रीजन मुझे आपको ये बताना है कि यार इसको प्रॉपर क्यों फोल्ड करना है? सिंपल मोड़ के रख देते। प्रॉपर फोल्ड करना क्यों है? ये करना है हमें। तो हम ये लिखेंगे बेटा, सेकंड रीजन जो हम लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, सेकंड रीजन ये हम लिखेंगे, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड रीजन हम लिख सकते हैं बेटा इसमें कि वाई वी नीड डिफरेंट लेवल्स, या मैं सिंपल लिख सकता हूं वाई वी नीड प्रॉपर पैकेजिंग। इसको समझने के लिए आपको एक सेल साइकिल नाम का चित्र बनाना पड़ेगा। सर ये कौन सा चित्र है? कंटाप खाबो है उड़ता हुआ? यस सर, ये वाला चित्र है। सर ये तो जीवन निकल गया इसको पढ़ते हुए। यस,
जीवन आता है इसमें, है ना? यस, है ना? कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे जीवन में भी जीवन फेज है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। एक बात में दूसरी बात छुपी हुई, कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया है, वाई वी नीड प्रॉपर पैकेजिंग। तो मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं कोई सेल लेता हूं जो जीवन फेज का है, जीवन फेज का है, ठीक है, तो जीवन और G2 में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होता है? जीवन और G2 में सर वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। किस में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। यस, एस फेज में भी क्रोमैटिन होता है, पर वो क्रोमैटिन ओपन होता है, खुलना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, नीड टू ओपन। क्यों? क्योंकि डीएनए को डबल करना है भाई, डीएनए को आपको डबल करना है, इसलिए उसको खोलना पड़ता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार मेरे पास जो, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो ये जो डीएनए है ये ऐसे कंडेंस होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। तो ये जो डीएनए है और इसको मैंने ये कंडेंस किया है क्रोमैटिन की फॉर्म में। क्रोमैटिन की फॉर्म में मुझे कौन से फेज में दिखता है? जीवन, एस और G2 में। यस, और जब सेल एम फेज में आ जाता है, एम फेज में, तो वहां पर मेरे पास क्रोमोसोम होते हैं, याद है कि नहीं? तो ये और ज्यादा कंडेंस होके क्या बना लेता है? बहुत सारे क्रोमोसोम। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है, क्या हर एक सेल में जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का डीएनए, वो सारा डीएनए 46 क्रोमोसोम बना सकता है? हाँ, लेकिन कब? जब सेल डिवाइड करेगा। तो पूरा का पूरा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 क्रोमोसोम में टूटता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन ये बन गया क्रोमोसोम। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, ये क्रोमोसोम के बाद वापसी क्रोमैटिन बनाता है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि डिफरेंट फेज में डीएनए बदलता रहता है। इन डिफरेंट फेज डीएनए क्या होता है? डीएनए कंडेंस होता है एंड डी कंडेंस होता है, कंडेंस होता है एंड डी कंडेंस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी आपने पतंग उड़ाई है? हाँ सर उड़ाई है, अभी जल्दी उड़ाई थी। पतंग जब उड़ाते हैं तो उसे एक लकड़ी पर, चक्री पर लपेटते हैं। चक्री पर इसलिए लपेटते हैं क्योंकि उस मांझे को, उस धागे को दोबारा यूज करना होता है। अगर उस धागे को दोबारा यूज नहीं करना होता तो उसे लपेटता नहीं। इसीलिए अगर मैं डीएनए को प्रॉपरली पैक नहीं करूंगा तो मैं दोबारा उसे यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो हमने ये देखा है खासकर यूकैरियोटिक सेल में, जीवन, एस और G2 फेज में डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, और एस फेज में तो सारा का सारा डीएनए एक बार जरूर खुलता है। जीवन और G2 में वही डीएनए खुलता है जिसकी प्रोटीन बनानी है। मतलब मैं आपसे कहूं कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी चादर है, उसको फोल्ड करके आपने क्रोमैटिन बना लिया। अब उस पूरी चादर को एक ना एक बार खोलना पड़ेगा। आप एक साथ नहीं खोलोगे। कैसे खोलोगे मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैं एस फेज की बात कर रहा हूं। आप कभी ऐसी जगह जाइए, जैसे करोल बाग नहीं बोलते, आप ऐसी जगह जाइए जैसे चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली में एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं साड़ियों की। वहां पर कभी आप साड़ी लेने जाएं, सर आप साड़ी लेने गए थे? नहीं। अबे गधा, इधर ध्यान देना, काम की चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब कभी आप वहां साड़ी लेने जाएं तो वहां छोटा दुकान है, तो साड़ी कैसे दिखाता है? इस पार्ट को खोलता है, ठीक है, यस, फिर इसको बंद करता है, फिर दूसरा हिस्सा खोलता है, फिर इसको बंद करेगा, फिर तीसरा हिस्सा खोलता है। वो सारा एक साथ क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि जगह नहीं है शॉप में। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर एस फेज में सारा का सारा क्रोमैटिन वापसी डीएनए में कन्वर्ट होता है, पर वो जैसे ही खुलता है उतना पार्ट डबल हो जाता है, फिर वो बंद होता है, फिर दूसरा खुलता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबी जगह है ही नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एस फेज में भी क्रोमैटिन ही होता है, थोड़ा खुलता है बंद होता रहता है, इसलिए क्रोमैटिन ही होता है। जीवन और G2 में क्या होता है? भाई वो आया, कस्टमर आया साड़ी देखने, उसने कहा यार थोड़ी सी दिखा दो बस, उससे मेरे को आइडिया लग जाए कैसी है। तो उसने थोड़ा सा खोला, कहा ठीक है बढ़िया, पैक कर दो। तो जीवन और G2 में क्या है कि पूरा डीएनए खुलता ही नहीं है, वही हिस्सा खुलता है जिसमें जीन होती है। समझ आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। ये कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए को पैक क्यों करना है, क्योंकि मुझे उसे कम जगह में रखना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम उसे कम जगह में रख रहे हैं, जब उसे हम कम जगह में रख रहे हैं, ठीक है, कम जगह में रख रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या हो रहा है कि जब हम उसे कम जगह में रख रहे हैं तो हमने देखा कि यार उतना लंबा डीएनए कम जगह में रखेंगे तो पैकिंग करनी पड़ेगी। ये पैकिंग बहुत स्पेशल होती है।
डीएनए को प्रॉपरली फोल्ड करते हैं, उस तरीके से प्रॉपर पैकिंग होती है। इसको हम नाम देते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या नाम दे देते हैं हम? इसको हम नाम दे देते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या नाम देते हैं बेटा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए का नाम दे देते हैं। कोई डाउट है यहां पर? बताइए, कोई डाउट है यहां पर? नहीं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए का नाम दे देते हैं। अब मैंने ये बोला है कि यार ये पैकेजिंग उतनी ज्यादा प्रॉपर क्यों है? क्योंकि डीएनए अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से कंडेंस होता है। G1, S और G2 में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, M फेज में क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम मतलब ज्यादा कंडेंस डीएनए। तो क्या कभी क्रोमोसोम बनने के बाद उसे वापसी खुलना पड़ता है? भाई जब सेल डिवाइड हो जाता है, आपको पता है प्रोफेज के लास्ट में जाकर वापसी क्रोमेटिन बनता है ना, तो खुलना पड़ता है। यस सर, G1 फेज में आता है। अब पॉइंट ये है कि S फेज में भी क्या डीएनए पूरा खुलता है? यस खुलता है, पर बारी बारी से। जितना पार्ट डबल करना है वही खुला, फिर बंद हो गया। तो सारा ही डीएनए एक बार खुलेगा, पर ठीक है बंद करते हैं उसे। ऐसे ही G1 और G2 में सिर्फ वही हिस्सा खुलता है जिसकी हमें क्या करनी है, जिसकी हमें क्या करनी है, प्रोटीन बनानी है, जिसका आरएनए बनाना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम यहां पर नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि G1, S और G2 में क्रोमेटिन प्रेजेंट है। कोई डाउट है यहां पर? क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है। कोई डाउट है? ठीक है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि S फेज में क्रोमेटिन डीकंडेंस होता है, किसमें? डीकंडेंस इनटू क्रोमोसोम। किसमें डीकंडेंस होता है? क्रोमोसोम में डीकंडेंस होता है। तो एस फेज में क्रोमेटिन डीकंडेंस होता है, किसमें? क्रोमोसोम में डीकंडेंस होता है। यस और नो? यस सर। तो एस फेज में क्रोमेटिन डीकंडेंस होता है, किसमें? क्रोमोसोम में। गलत बात है, पाप लगोगो डीएनए में। ठीक है, क्लियर है? और थोड़ा थोड़ा करके होता है। G1 एंड G2 में ओनली दैट क्रोमेटिन डीकंडेंस, सिर्फ वही डीकंडेंस होगा। डीकंडेंस मतलब खुलेगा, जिसमें क्या होगा? जिसकी क्या होगी? विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब सारा डीएनए नहीं खुलता, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है वही खुलता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि एस फेज जो हमारे पास होता है, एस फेज जो हमारे पास होता है, उस एस फेज में हमारे पास क्या है? सोचो, एस फेज जो है उसमें डीएनए खुलता है, बंद होता है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये टॉपिक जो है ना प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। पर मुझे ये समझ में आ रहा है पैकेजिंग प्रोकैरियोट में भी जरूरी है, नहीं तो ये पूरा ही फैल जाएगा। ये डीएनए पूरा ऐसे, मान लो पैकेजिंग नहीं करता ना मैं प्रोकैरियोट में, तो ये न्यूक्लियोइड नहीं होता, ये इस तरीके से पूरा थोड़ा थोड़ा ऐसे फैल गया होता डीएनए। पर क्योंकि वो न्यूक्लियोइड होता है, वो कम जगह में होता है, ऐसे रहता है डीएनए। तो पैकेजिंग मेरे पास प्रोकैरियोट में भी होगी और यूकैरियोट में भी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहां है? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कौन बच्चा बताएगा किस प्रकार का डीएनए है? सर डबल स्ट्रैंडेड है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड है, यस। सर्कुलर है, यस। एंड सिंगल है। सिंगल मतलब एक ही डीएनए होता है, एक ही डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है। ठीक है सर, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और एक ही डीएनए होता है। इस बात में मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं। आगे की बात यह है बेटा, आगे की बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसे पैक होता है, जरा समझते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है उसमें इस तरीके से लूप्स बने होते हैं, ऐसे इस तरीके से लूप्स बने होते हैं ऐसे। और इन लूप्स को एक पॉजिटिव चार्ज की कुछ प्रोटीन्स होती है वो होल्ड करती हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन्स हैं, क्योंकि डीएनए पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, वो होल्ड करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या होता है? डीएनए, डीएनए इज ऑल्सो कंडेंस इन प्रोकैरियोट, कंडेंस्ड इन प्रोकैरियोट। किसकी मदद से? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ
अब जो प्रोटीन बेसिक है, बेसिक मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उन्हें हम बेसिक कहते हैं। तो बेसिक का मतलब कौन सा चार्ज हो गया सर? पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। इस बात में कोई डाउट है? सोचो, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से वो क्या है? कंडेंस होता है। अब क्या होगा बेटा, डीएनए क्या करता है? डीएनए फॉर्म लार्ज लूप्स हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ है, हेल्ड बाई प्रोटीन, उसको प्रोटीन ने पकड़ा हुआ है। और ये जो पैकेज डीएनए है, ये जो पैकेज्ड डीएनए है और जो ये कंडेंस डीएनए है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में उस रीजन को, रीजन मतलब जिस जगह वो है, उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आपने क्या क्या पॉइंट्स याद करे? सबसे पहले, क्या पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में होती है? यस, 100%, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, कम जगह में रखना है, नहीं तो वो पूरे उसमें फैला रहता है। क्लियर है? इफ पैकेजिंग नॉट अकर, अगर पैकेजिंग नहीं हुई होती, नॉट अकर्ड, तो डीएनए क्या होता? डीएनए होता स्कैटर्ड, किसमें? साइटोप्लाज्म में। डीएनए स्कैटर्ड होता किसमें? साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा बिखरा हुआ होता। कोई डाउट है इस बात में? कोई डाउट है? बताओ, सोचो, सोच लो। यस, तो ये हमने बात कर दी पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन की। तो कुछ बेसिक प्रोटीन है, पहले मैं लिखवाता भी था इनके नाम लिखवाता तो पॉलीअमीन्स बेसिक प्रोटीन के, पर कभी नाम नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? और डीएनए स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स में पैकेज होता है। कैसे? लार्ज लूप्स बनाता है, जिसको कौन हेल्ड करता है? प्रोटीन हेल्ड करता है। और ये कंडेंस डीएनए क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ यूकैरियोट्स में क्या है। अब एनसीईआरटी कहती है यार जो पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यस, एनसीईआरटी कहती है कि सर जो पैकेजिंग है ना यूकैरियोट्स में, पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, एकदम मक्खन की तरह एनसीईआरटी समझ में आएगी जब ये आप ध्यान से पढ़ लोगे सारा। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, और उसमें अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये लेवल क्या है? डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मैं बताता हूं आपको। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते इनिशियल लेवल पे, शुरुआत में। तो इनिशियल लेवल पर हमारे पास क्या होती है? एक खास तरह की प्रोटीन होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जिनका नाम हिस्टोन्स है, जो किसमें मदद करती है? हेल्प इन पैकेजिंग। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हिस्टोन्स क्या है इसको समझेंगे, पर आपको समझना पड़ेगा कि जो हिस्टोन्स हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और याद रखो, हिस्टोन्स किसका फीचर है? हिस्टोन किसका फीचर है बेटा? फीचर ऑफ यूकैरियोट्स है। उसके अलावा कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं जिनमें ये मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। ये फीचर ऑफ यूकैरियोट्स है। अब हिस्टोन्स क्या होती हैं जरा समझो। हिस्टोन्स क्या होती हैं? बेसिक प्रोटीन होती हैं, बेसिक प्रोटीन होती हैं। इसका मतलब इन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसका रीजन सुनो। देखो, मान लो ये हिस्टोन है, ये देखो, ये अमीनो एसिड की ऐसे चेन है, ये हिस्टोन्स है। हिस्टोन प्रोटीन अमीनो एसिड की तो बनी होगी। किसकी बनी होगी? अमीनो एसिड की बनी होगी। अब ये डॉट, जो व्हाइट डॉट है, ये सब अमीनो एसिड है। मैं इसको जरा चेंज करता हूं, मेरी बात देखना, ध्यान से देखना। हिस्टोन वो, ये पिंक कलर मान लो बेसिक अमीनो एसिड का है। तो हिस्टोन वो होती है, जैसे मान लो ये सब अमीनो एसिड है, तो हिस्टोन क्या होती है? मान लो ये बेसिक अमीनो एसिड है, तो हिस्टोन्स क्या है सर? हिस्टोन्स प्रोटीन है, उन पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। यस, और हिस्टोन पर ये बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड क्या होते हैं? रिच होते हैं किसमें? हिस्टोन में, रिच इन हिस्टोन। और बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है बेटा? समझ, बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है?
जिसमें मान लो मैंने यहां NH2 लिखा, मैंने यहां C लिखा, यहां COH लिखा, और ये जो R ग्रुप है इस पर एक्स्ट्रा NH2 है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि साइड चेन में एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है। एक्स्ट्रा क्या है? अमीनो ग्रुप है। उसको अपने ने क्या बोल दिया? हिस्टोन बोल दिया। कोई डाउट है यहां तक? किसी प्रकार का कोई डाउट? तो हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन्स क्या है बेटा? हिस्टोन्स हमारे पास बेसिक प्रोटीन है जिन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और ये किसका फीचर है? सर ये यूकैरियोट्स का फीचर है। हिस्टोन वो प्रोटीन्स हैं जिन पे चार्ज पॉजिटिव है, और वो किसका फीचर है बेटा? यूकैरियोट्स का फीचर है। क्लियर है? और इसमें बेटा कौन से अमीनो एसिड है? सर बेसिक अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है? जिसकी ये साइड चेन है बेटा, यहां H होगा, ये साइड चेन होती है। साइड चेन में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि हमारे पास यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इस पैकेजिंग में शुरुआती स्तर पर कौन मदद करती है? हिस्टोन, जो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती है। हिस्टोन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसपे चार्ज पॉजिटिव होता है। ये चार्ज पॉजिटिव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस साइड चेन पर NH2 ग्रुप होगा किसमें? बेसिक अमीनो एसिड में। अब मैं आपसे कहता हूं कि कौन से बेसिक अमीनो एसिड आपने नाम पढ़े थे, याद है किसी को? कौन से बेसिक अमीनो एसिड आपने नाम पढ़े? आपने पढ़े हैं HLA। कौन कौन से पढ़े? सर हिस्टिडीन पढ़ा है, यस। लाइसीन पढ़ा है, यस। और आर्जिनिन पढ़ा है। तो मेरे पास लाइसीन और आर्जिनिन ज्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि हिस्टोन्स जो है, हिस्टोन्स आर रिच इन आर्जिनिन। कौन से अमीनो एसिड ज्यादा है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब यहां पर एक बच्चा सोचेगा, एक नॉर्मल जिंदगी वाला बच्चा सोचेगा, यार सिर्फ लाइसिन आर्जिनिन होते नहीं, और भी अमीनो एसिड होते हैं। लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा है। कोई डाउट है इस बात में? कौन से ज्यादा है? लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा है। तो हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोचो सोचो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोचो। ठीक है, तो हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन में हिस्टोन्स क्या होते हैं? रिच होते हैं। हिस्टोन्स में रिच होती है। अब सुनो मेरी बात सुनो। अब हमारे पास टाइप ऑफ हिस्टोन है, एक तरह की नहीं होती, टाइप ऑफ हिस्टोन्स होती हैं, और वो होती हैं बेटा ये H2A, H2B, H3, H4 और H1। टोटल कितने टाइप की हो गई? सर 5 प्रकार की हो गई, 5 टाइप की हो गई। यस, ठीक है। अब जरा ये देख बेटा, मान ले ये H2A है, ये मान ले H2B है, ये मान ले H3 है, और ये मान ले H4 है। ठीक है, ये मान लेते हैं H1 है। अब क्या होता है? अब क्या होता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमारे पास ये H2A है, ध्यान सुनिए, H2A है, ये एक और H2A है, इसके साथ यहां पर ये H2B जुड़ा हुआ है, यस। और फिर H3 के साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? H4 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बेटा? हमारे पास H4 जुड़ा हुआ है। ये देख पा रहा है? कहां गया H4? चलो इसको कर देते हैं। ये H4 जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर, इसमें मेरे पास क्या है? H2A है और उसके साथ H2B है, यस। और ऐसे कितने हैं? 2। एक ये रहा, ये 2 हो गए ऐसे। फिर H3 है और उसके साथ क्या है? H4। ऐसे कितने हैं? 2। टोटल कितने हिस्टोन हो गए? 8 हिस्टोन हो गए। तो 8 हिस्टोन कितने टाइप के? 4 टाइप के। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टामर। ऑक्टा समझ में आता? आर। ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन। और H1 का क्या हुआ भी बताएंगे। तो आपको क्या समझना है बेटा? आपको यह समझना है कि डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग हम पढ़ेंगे। तो इनिशियल लेवल पर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन हेल्प करती है पैकेजिंग में।
हिस्टोन्स क्या है? एक प्रकार की पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन है। कितने टाइप की हिस्टोन होती है? H2A, H2B, H3, H4, H1। ये जो 4 टाइप की हैं, इनको अगर मैं दो दो बार ले लूं, कैसे? H2 के बाद H2B जुड़े ऐसे करके, तो ये क्या बन जाते हैं? ये 8 हिस्टोन का एक ग्रुप बन गया। इसको अपने ने क्या नाम दे दिया? ऑक्टामर का नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा? ऑक्टामर का नाम दे दिया। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है? सोच लो। तो हमारे पास कितने टाइप की हिस्टोन है आप देख सकते हो। हमारे पास H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। क्लियर है? और ये हमने क्या लिख दिया? यहां पर H1 लिख दिया। कोई डाउट है यहां पर? बताओ, कोई डाउट है? बताओ, यस और नो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने टाइप की हिस्टोन हो गई बेटा? 8 टाइप की हिस्टोन। देख लो बेटा, तो इसका मतलब हमने क्या बात करी? हमने बात की कि जो 8 हिस्टोन है, टोटल कितने टाइप की? 4 टाइप की। कितने टाइप की? 4 टाइप की। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने बनाया है फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाया है? हिस्टोन ऑक्टामर बनाया है, जिसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं आपको। ऐसे इस तरीके से मैं हिस्टोन ऑक्टामर को दिखा रहा हूं आपको। हिस्टोन ऑक्टामर में कितनी हिस्टोन है? 8 है। ठीक है, और कौन कौन सी है देख, H2A डॉट H2B ये 2 बार है, H3 डॉट H4 ये हमारे पास 2 बार है। इसको अपने ने क्या बोल दिया है? इसको अपने ने बोल दिया है हिस्टोन का ऑक्टामर। यस और नो? क्लियर है बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये आपके सामने हिस्टोन का ऑक्टामर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्टामर है हिस्टोन का, ये इसके ऊपर डीएनए लपेटा जाता है, डीएनए रैप होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं अलग अलग लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला लेवल है, ध्यान से देखना बेटा, हम अलग अलग लेवल की पैकेजिंग की बात करेंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब लेवल्स ऑफ पैकेजिंग समझाने से पहले मुझे पेपर फिर उठाना पड़ेगा, बताता हूं क्यों। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग का मतलब है, मेरी बात समझ, सबसे पहले तेरे को स्टोन समझ में आ गया। देख, मान ले मैंने ये पेपर लिया हुआ, ये डीएनए मान ले, मैंने इसको पहली फोल्डिंग करी, तो यहां एक इसकी मोटाई आएगी ना, फिर अगली फोल्डिंग करी, फिर और छोटा होता जा रहा है पर मोटा होता जा रहा है, मैंने और फोल्डिंग करी, तो ये मोटाई के हिसाब से मैं अलग अलग लेवल रखता हूं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे फोल्ड होता जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बिना फोल्डिंग का डीएनए लिखूं, तो उसे मैं कहता हूं 2 नैनोमीटर फाइबर। 2 नैनोमीटर फाइबर क्या होता है? ऐसा होता है। यस। अब क्या होता है बेटा, सेकंड हम लिखते हैं 10 नैनोमीटर फाइबर। 10 नैनोमीटर फाइबर में क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए जिस पे चार्ज क्या होता है बेटा, बता, चार्ज इज नेगेटिव। डीएनए जिस पर चार्ज नेगेटिव है, वो रैप होता है किस पे? रैप ओवर ओक्टामर, ओक्टामर पर लपेटा जाता है। यस। तो मेरे पास ये जो ओक्टामर है, मेरे पास देख बेटा, ये जो मेरे पास ओक्टामर है ये, यस, ये मेरे पास ओक्टामर है, ये मेरे पास ओक्टामर है। यस। इस पर मेरे पास ये जो डीएनए है, ध्यान दियो बेटा, ये जो डीएनए है ये डीएनए इस पर लपेटा हुआ होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते ताकि आपको दिखे। ये डीएनए बेटा हमारे पास जो है, ये चलो पिंक से दिखा देते हैं, ये डीएनए इस पर लपेटा हुआ होता है ऐसे। सर ये सिंगल है, नहीं बेटा, ये डबल हेलिक्स है ना, ये ऐसे, ये लपेटा हुआ होता है। तो मेरे पास, ध्यान दे बेटा, मेरे पास ये हो गया ओक्टामर, और उस पर ये डीएनए रैप है। ये डीएनए क्या है? रैप है, लपेटा हुआ है। अब ओक्टामर पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। डीएनए पर क्या चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए लपेटा हुआ है। यस। और ये कितना रैप है, ये रैपिंग भी कितनी है जरा समझते हैं। मेरी तरफ देख बेटा, मान ले मेरे पास ये फोन है, देख इस तरीके का एक फोन है, कितनी रैपिंग है। मान ले मैंने यहां से डीएनए ऐसे आया, एक चक्कर पूरा, एक यहां तक लाऊंगा, देख मैं डीएनए यहां लाया, यहां से घुमाया तो एक चक्कर, फिर मैं यहां तक गया तो कितना हुआ? 1.5 हुआ, और फिर मैं यहां उसके उल्टे में लाया और ऐसे ले गया
तो 1.13/4 हुआ। मैं रिपीट कर देता हूं, ये डीएनए है, मैं डीएनए को ऐसे लाया, यहां पे इस पॉइंट पे लाया, यहां से घुमाया यहां तक एक राउंड, यहां तक ले गया 1.5, लेकिन मैं बैक साइड में ले गया यहां, और यहां से ऐसे इधर ले आया, तो ये 1.75 हो गया। तो डीएनए कितना रैप होता है मैं वो लिख देता हूं। तो जो डीएनए रैप है, डीएनए रैप है, एनसीईआरटी ने लिखा है डीएनए रैप ऑन ऑक्टामर, वो कितना है सर? वो 200 बेस पेयर है। और आपको पता है 200 बेस पेयर कितना होता है? 10 बेस पेयर 1 टर्न होता है, तो ये 20 टर्न हो गए। यस, और चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 200 बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34, लगभग 68 नैनोमीटर की लेंथ आ गई। ठीक है, कितना? 200 बेस पेयर, और ये कितना होता है? 1/3/4 टर्न, इतना लपेटा हुआ होता है। यस, और हम क्या करते हैं बेटा, डीएनए प्लस ऑक्टामर को, डीएनए प्लस ऑक्टामर को हम नाम लिखते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या नाम लिखते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस बात में कोई डाउट है? मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये डीएनए है, और सॉरी ये ऑक्टामर है, ये डीएनए है। डीएनए, अच्छा ऑक्टामर में कितने हिस्टोन है? 8। कौन से वाले? H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, अब ये इस पर लपेटा हुआ ऑक्टामर हो गया। इस ऑक्टामर पर जो ये डीएनए लपेटा हुआ है कितना है सर? 1/3/4 टर्न है। यस, कितने बेस पर है? 200 बेस पर। 200 बेस पर कितना टर्न होता है? 20 टर्न, या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतने नैनोमीटर हो गया। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं यहां पर कि डीएनए प्लस ये ऑक्टामर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अच्छा, हमने यार इसका रोल नहीं बताया, ये H1 हिस्टोन का। H1 हिस्टोन क्या करता है? इस डीएनए को सील करता है। जैसे मान लो मैंने ये H1 हिस्टोन बना दिया यहां पर, ये डीएनए को सील कर देता है। किस पर सील कर देता है? ऐसे। तो मैं ये चीज दिखा रहा हूं आपको, मैं ये चीज दिखा रहा हूं कि मान लो ये मेरे पास ऑक्टामर हो गया। सर 10 नैनोमीटर क्यों लिख रहे हो? अभी बताता हूं। ये ऑक्टामर हो गया, ये ऑक्टामर हो गया, यस और नो? ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पर डीएनए को लपेट दिया। लपेट दो भाई, ये डीएनए को इस पर लपेट दिया ऐसे। ठीक है, तो कितना डीएनए लपेटा हुआ है सर? ये लगभग कितना लपेटा हुआ है? ये मेरे पास ऑक्टामर है, ऑक्टामर, और ये मेरे पास है लगभग 200 बेस पेयर डीएनए। इन दोनों को मिलाकर अपने क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। यस, अब मेरे पास क्या है बेटा? अब मेरे पास, ध्यान से सुनियो, मेरे पास ये H1 हिस्टोन है यहां पर, ये इसको सील कर रहा है। जैसे मान लो मैं कोई धागा ऐसे लपेट रहा हूं, तो उसको यहां गांठ बांधनी पड़ेगी। तो H1 हिस्टोन क्या करता है? सीलिंग करता है। H1 हिस्टोन क्या करता है? H1 हिस्टोन करता है सीलिंग। क्या करेगा? सीलिंग करेगा। किसकी सीलिंग करेगा? डीएनए की। डीएनए को सील करेगा। ऑफ डीएनए किस पर? ऑन ऑक्टामर। तो क्या ऑक्टामर का पार्ट है डीएनए? H1 हिस्टोन नहीं। क्या न्यूक्लियोसोम का पार्ट है? नहीं है। अब आगे की कहानी सुनना। हमारे पास जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो मुझे ये ऑक्टामर और डीएनए कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ऐसे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये मेरे को कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये मुझे कैसे दिखते हैं? ये दिखते हैं बीड्स, बीड्स मतलब मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, तो धागे पर मोती। यहां पर बीड्स क्या है बेटा? बीड्स क्या है सर? बीड्स है मेरे पास ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम लिख दो, क्योंकि उस पर डीएनए भी तो है। और स्ट्रिंग क्या है सर? स्ट्रिंग मेरे पास डीएनए है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मुझे कहां दिखता है? मुझे कहां दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। ठीक है सर, आप लेवल्स पढ़ा रहे थे, उस पर वापसी आ जाओ। बिल्कुल आ रहा हूं, तो रिपीट करूंगा दोबारा से, एक बार देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास क्या है? अलग अलग लेवल्स हैं पैकेजिंग के। शुरुआती लेवल जिसे हम इनिशियल लेवल कहते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हेल्प करती है। हिस्टोन पे चार्ज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि बेसिक प्रोटीन हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन में से कौन सी प्रेजेंट है सर? लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब मैंने क्या कहा है? मैंने कहा 5 टाइप के हिस्टोन है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। और हिस्टोन में क्या होता है? ये R जो साइड चेन होती है, इसकी वजह से चार्ज आता है। अब डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है,
ऑक्टामर पे चार्ज पॉजिटिव है, लपेटा जाएगा। कितना लपेटा जाएगा? 1/3/4 टन। कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। डीएनए 200 बेस पेयर प्लस न्यूक्लियोसोम क्या बनाएगा? सर वो बनाता है क्या? क्या बनाएगा बता बेटा? वो बनाता है हमारे पास ऑक्टामर, सॉरी न्यूक्लियोसोम। अब हमने अलग अलग लेवल्स की बात करी थी, उसमें एक 2 नैनोमीटर फाइबर होता है, फिर हम ये बनाते हैं और आगे की पैकेजिंग कैसे है वो मैं दिखा रहा हूं। पर आपको ये समझना चाहिए, डीएनए जब ऑक्टामर पे लपेटा गया तो ये मेरे पास क्या है? H1 हिस्टोन है। तो H1 हिस्टोन क्या कर रही है? डीएनए को सील कर रही है। यस। और जब इस ये क्या है? ऑक्टामर है, इस पर ये डीएनए है, तो डीएनए हो गया, ये ऑक्टामर हो गया। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसे कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यस, क्लियर। अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे लेवल्स की। सर लेवल्स दोबारा लिख दें क्या? हाँ लिख देते हैं। हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की। अलग अलग लेवल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की हम बात कर रहे थे, ठीक। कोई डाउट नहीं सर? आ जाओ। देखो, सबसे पहले मेरे पास सबसे छोटा लेवल ये डीएनए है, ऐसे सिर्फ ये डीएनए। अगर डीएनए का ये वाला हिस्सा देखो तो ये कितना होता है? 2 नैनोमीटर फाइबर। इसका मतलब ये सबसे खुला हुआ डीएनए होता है। उसके बाद मैंने ये ऑक्टामर ले लिए, ये ऐसे, याद करो मैंने ऑक्टामर बनाए थे ये, इस पर डीएनए रैप है। मैं ऐसे ले लूं इन्हें, मैं इस प्रकार से इनको ले रहा हूं। ये देख बेटा, इस तरीके से ले रहा हूं। ये जो ऑक्टामर है ना हमारे पास, इनको हमने इस तरीके से ले रखा है, ऐसे ले लिया। और इन पर मेरे पास डीएनए रैप है, ऐसे इस तरीके से डीएनए रैप है। तो ये जो डायमीटर आ रहा है ऑक्टामर का, ये आ रहा है 10 नैनोमीटर। क्लियर है? ये आ रहा है 10 नैनोमीटर। तो अगला लेवल जो आता है पैकेजिंग का वो 10 नैनोमीटर आता है। यस। तीसरा लेवल क्या आता है बेटा? मैं इन ऑक्टामर को इस तरीके से अरेंज करता हूं। मेरे पास ये जो ऑक्टामर है, ये देख बेटा, ये आपस में जुड़ गए थे ऐसे, इस तरीके से जुड़े हुए हैं ना। इनको मैं ऐसे अरेंज करके, इस तरीके से अरेंज करके, एक 6 ऑक्टामर लगाकर ऐसे एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसा। ये यही ऑक्टामर ऐसे लाइन से लग गए, फिर इनको ऐसे गोल घुमा दिया। मतलब ये लाइन से लग गए, फिर मैंने इनको ऐसे घुमा दिया गोल। इस तरीके से मैंने इनको गोल घुमा दिया बेटा, तो एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये जो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर मुझे यहां पे ये दिख रहा है, ये सब डीएनए, ये ऑक्टामर है बेटा। ठीक है, ये ऑक्टामर है। तो मेरे पास क्या है यहां पर? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें डीएनए तो है, ऐसा नहीं डीएनए नहीं है, ये डीएनए है। यहां पे सब जगह डीएनए है। तो अब डीएनए इसी का पार्ट है, तो इसको अपने नाम दे रहे हैं 30 नैनोमीटर फाइबर। तो धीरे धीरे देख लो चीज इकट्ठी हो रही है, मोटाई बढ़ रही है। अब उसके बाद अगर मैं फोर्थ लेवल की बात करूं, तो ये जो है 30 नैनोमीटर फाइबर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से, ये 30 वाला स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से ऐसे अरेंज हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से ऐसा कुछ अरेंज हो रहा है। ये क्या है बेटा? ये 30 नैनोमीटर फाइबर। तो इसकी जो थिकनेस आएगी वो आ रही है हमारे पास 400 नैनोमीटर फाइबर। इसका मतलब मोटा होता जा रहा है ये। और फाइनली मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इससे, इसी से फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको अपने क्रोमोसोम कहते हैं। ये फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देख रहे हो, इसमें डीएनए है बेटा, इसमें डीएनए भी है, अदर प्रोटीन भी है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास। तो ये जो एक सिंगल क्रोमेटिड है, ये क्या है सर? क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड जो होता है वो 700 नैनोमीटर फाइबर होता है। यस, क्या होता है? 700 नैनोमीटर फाइबर। और ये पूरा जो क्रोमोसोम होता है ये होता है हमारे पास 1400 नैनोमीटर फाइबर। अब इस तरह की कोई लेवल ऑफ पैकेजिंग नहीं दे रखी है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डीएनए और ये मिलके पूरा क्रोमोसोम बनाते थे। अलग अलग लेवल्स पे पैक होते हैं। जब ये अलग अलग लेवल्स पे पैक होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। ये डीएनए है। यस यस। अब ये डीएनए जो है ये ऑक्टामर के ऊपर ये लपेटा गया।
ये डीएनए किसके ऊपर लपेटा गया? ऑक्टामर के ऊपर लपेटा गया। देख बेटा, ये डीएनए है जो किसके ऊपर लपेटा गया? ऑक्टामर के ऊपर लपेटा गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्टामर और ज्यादा कंडेंस हो गए, ऐसे और कंडेंस हो गए इस तरीके से, ठीक है। यस, ऐसा कंडेंस होते चले गए ये, ठीक है। और ये कंडेंस होते होते और ज्यादा कंडेंस होते होते चले गए, और फाइनली देख बेटा ध्यान से, ये और ज्यादा यहां पर कंडेंस है, दिख रहा है? यहां और ज्यादा कंडेंस है, यहां ऐसे, यहां थोड़ा और ज्यादा है, ये देख, यहां और ज्यादा कंडेंस है। और फाइनली ये क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनली ये क्या बना रहे हैं? हमारे पास क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारे पास ये है डीएनए, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है सर? ये 2 नैनोमीटर है, ध्यान से देखियो सर, ये 2 नैनोमीटर है। उसके बाद यहां से लेकर जब तक क्रोमोसोम नहीं बना, ये सब क्रोमैटिन है। ये सब क्या है? क्रोमैटिन है। इसका मतलब 10 नैनोमीटर से लेकर ये यहां तक पूरा क्रोमैटिन है। यस, तो ये सब क्रोमैटिन है। इसमें जो कम कंडेंस है, ये वाला जो कम कंडेंस है, उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो ज्यादा कंडेंस है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स और होती हैं ऑक्टामर के अलावा, जो पैकेजिंग में हेल्प करती हैं, हायर लेवल पैकेजिंग में। इन्हें हम नाम देते हैं NHC। क्या ये यूक्रोमैटिन में भी होती हैं? हाँ, होती हैं। तो NHC क्या है बेटा? मेरी बात सुन ध्यान से। NHC क्या है? पहली बात, ये क्या पैकेजिंग में मदद कर रही है? यस। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन, मतलब ये हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन्स, हिस्टोन्स नहीं है, क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमोसोमल प्रोटीन ये तब आती हैं जब क्रोमोसोम की तरफ हम पैकेजिंग कर रहे होते हैं। और ये किस में मदद करती हैं? हेल्प इन हायर लेवल पैकेजिंग। हायर लेवल पैकेजिंग में ये क्या करती है? मदद करती है। तो आप ये देख पा रहे हो बेटा, शुरुआत में डीएनए ऑक्टामर पे रैप होता है, वो चीज इकट्ठी होते होते कुछ और प्रोटीन मिलके प्रॉपर और क्रोमैटिन बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया बेटा? हमारे पास क्या हो गया जो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्रोमैटिन 2 तरह का हो गया। एक हो गया यूक्रोमैटिन, एक क्या हो गया? यूक्रोमैटिन। यस और नो? यस सर। दूसरा हो गया हेट्रोक्रोमैटिन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ज्यादा कंडेंस कौन है, यूक्रोमैटिन या हेट्रोक्रोमैटिन? सोच के बता, ज्यादा कंडेंस कौन है? सर क्रोमोसोम है सबसे ज्यादा। हाँ वो तो है। ये क्या है? लेस कंडेंस है। पर किससे कम कंडेंस है? लेस कंडेंस देन हेट्रो। उससे कंपेयर कर रहा हूं, डीएनए से नहीं। सबसे खुला तो डीएनए होता है। ये क्या है बेटा? ये मोर कंडेंस है, ये ज्यादा कंडेंस है। सोच, ये ज्यादा कंडेंस है। यस। जब मैं इसको स्टेन भी करूंगा ना, मान लो स्टेन किससे करूंगा? किसी केमिकल से करूंगा, और वो केमिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? डीएनए की तरफ। तो अगर किसी केमिकल से कलर लाऊंगा, स्टेन करूंगा, तो ये कैसा स्टेन होगा? ये कैसा स्टेन होगा? सर ये स्टेन होगा लाइट। कैसा स्टेन होगा? सर लाइट स्टेन होगा। ये कैसा स्टेन होगा? सर ये डेंस स्टेन होगा, क्योंकि ये गाढ़ा दिखेगा, क्योंकि ज्यादा डीएनए है। दूसरा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त ध्यान से सुनियो, मैं जो तेरे को बात बोलूंगा। मान ले अगर मैं तेरे से कहूं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो बहुत सारा डीएनए यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। तो दोनों तरह का डीएनए खुलना पड़ता है रेप्लिकेशन के वक्त, दोनों खुलेगा। पहले यूक्रोमैटिन खुल जाएगा क्योंकि खुलना आसान है, ये वाला खुलना आसान है ना, क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है। ये ज्यादा कंडेंस है, खुलना मुश्किल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या होगा? यूक्रोमैटिन क्या होगा? यूक्रोमैटिन क्या होगा बेटा? ये लेस, ये यूक्रोमैटिन क्या है? ये लेस कंडेंस है। तो लेस कंडेंस होने की वजह से ये क्या होगा? अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्यों ट्रांसक्रिप्शन करेगा? क्योंकि इसको खुलना आसान है, क्योंकि इसमें जीन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। और क्योंकि इसका खुलना मुश्किल है इसका, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्लियर है? तो पैकेजिंग वाला टॉपिक एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। पैकेजिंग का क्या मतलब है, कहां से शुरुआत करी थी हमने, यहां से हमने कहा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पैकेजिंग की आवश्यकता है। आप लिख भी सकते हो साथ के साथ, क्योंकि डीएनए की लंबाई ज्यादा है। अगर डीएनए की लंबाई ज्यादा है तो दोनों में हमें पैकेजिंग की आवश्यकता है, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। दूसरा हमने बोला क्योंकि डीएनए अलग अलग फेज में अलग अलग कंडेंस होता है। सबसे ज्यादा कंडेंस कब होता है, एम फेज में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। उसके अलावा क्रोमेटिन की फॉर्म में, G1, S और G2 में। तो जो क्रोमेटिन होता है वो भी दो तरह का होता है, कम थोड़ा और ज्यादा कंडेंस, यू और हेट्रो। तो G1, S और G2 में क्रोमेटिन होता है, और सारा क्रोमेटिन एक बार जरूर खुलता है एस फेज में। ये बात हमने करी थी, इसको नोट किया होगा आपने। फिर हमने आपको बोला था पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। फिर हमने बात की थी यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में हमने कहा था यार देखो, पैकेजिंग ऐसे सिंपल तरीके से नहीं होती। हमारे पास कुछ खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स वो प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन्स वो प्रोटीन होती हैं जिन पे चार्ज पॉजिटिव आता है। डीएनए पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। कौन बताएगा क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज ऑफ एक फॉस्फेट होता है ना, शुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फेट, और आपको पता है उस फॉस्फेट में एक OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड O के अलावा। उस OH का H आयनाइज हो जाता है। विजुलाइज कर पा रहा है? H आयनाइज हो जाता है, तो वो है। ठीक है, तो R और अच्छा, हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड है, ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड है। और कौन से ज्यादा है, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टिडीन तो हो सकता है एक दो हो, पर लाइसिन अर्जिनिन ज्यादा है। और बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, जिसकी आर चेन, साइड चेन में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, 5 तरह के हिस्टोन है, H2A, H2B, H3, H4। तो ये जो 4 हैं ये ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे डीएनए लपेटा जाता है पहले। तो कितना लपेटा जाता है डीएनए बेटा? डीएनए लपेटा जाता है 200 बेस पेयर, यस, 1/3/4 टन, यस। ऑक्टामर बनने के बाद फिर वो ऑक्टामर आपस में जुड़ के और ज्यादा पैक करते हैं, अलग अलग लेवल्स बनते हैं। डीएनए को सील कौन करता है, H1 हिस्टोन। उसके अलावा न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं बताओ? न्यूक्लियोसोम होता है हमारे पास, सोचो सोचो सोचो, व्हाट आर न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या होता है हमारे पास, सोचो। न्यूक्लियोसोम होता है हमारे पास, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस ऑक्टामर। उसको अपने क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट है? उसको अपने ने नाम दिया न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, क्लियर है? यस। तो डीएनए रैप ऑन ऑक्टामर, कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर, यस, 1/3/4 टन। कोई डाउट नहीं? अब देखो, H1 हिस्टोन क्या है, सीलिंग ऑफ डीएनए ऑन ऑक्टामर कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्लियर है? यस। ठीक है, और किस में दिखा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सबसे पहला लेवल कौन सा बेटा, 2 नैनोमीटर तो खुला हुआ डीएनए। फिर ये 10 नैनोमीटर ऑक्टामर को लेके देखते हैं। फिर ऑक्टामर को ऐसे लगाते ये बनता है, देख रहे हो मोटा होता जा रहा है धागा। फिर हमने ये 400 नैनोमीटर, क्रोमेटिड 700 होता है, पूरा क्रोमोसोम 1400। कुछ बच्चे कहेंगे सर गैप नहीं होता, भाई इस तरीके से नहीं देखते, मोटाई को देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, अब इसको ऐसे ड्रॉ किया, डीएनए, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब जब ये पैकेज हो रहा था तो जो कम कंडेंस है वो यू है, ये हेट्रो है। 2 नैनोमीटर के बाद का सारा क्रोमोसोम बनने तक क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। कम कंडेंस को कहते हैं यू क्रोमेटिन, ज्यादा कंडेंस को हेट्रोक्रोमेटिन। हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो पैकेजिंग में मदद करती हैं, उनका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहां तक कोई डाउट, सोच लो, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं? तो हमने क्या किया बेटा, यहां तक आप एनसीईआरटी रोक कर, प्रॉपरली लेक्चर रोक कर एनसीईआरटी की पैकेजिंग वाला टॉपिक, सेंट्रल डोगमा, वॉटसन क्रिक मॉडल रीड करोगे। जो नहीं करेगा मक्कार। ठीक है, हाँ, गधा। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। अब हमने क्या किया, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसको पैक कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि भाई डीएनए पे क्या है, अगर मैं बात करूं डीएनए पे क्या है, तो आप कहोगे सर डीएनए पे जीन है। डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए? डीएनए का भाई, डीएनए तो स्ट्रक्चर है, तो डीएनए कैरी जीन। डीएनए क्या करता है, कैरी करता है जीन। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के सर्च को लेके।
तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज एनीथिंग जिस पर क्या हो, विच कैरी इंफॉर्मेशन, यस और नो? यस सर। तो एनीथिंग विच कैरी इंफॉर्मेशन, जिस पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, एंड जिस पर इंफॉर्मेशन हो, एनीथिंग विच कैरी इंफॉर्मेशन एंड कैन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो सके टू नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर हो सके, उसको अपने क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या कैरी करे बेटा, जो क्या कैरी करे, इंफॉर्मेशन कैरी करे और ट्रांसफर हो सके नेक्स्ट जनरेशन पर, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब थोड़ी सी कहानी ऐसे देखो, हमारे पास स्टोरी ये है कि 65 में मेंडल का काम डिस्कवर हुआ। ठीक है, मेंडल का काम पता चला हमें, पब्लिश हुआ, वर्क पब्लिश। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें? इस बात में तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। फिर 1900 में रीडिस्कवरी हुई। क्या हुआ? रीडिस्कवरी हुई। फिर 1910 तक मेरे पास 1902 सटन एंड बोवेरी का एक्सपेरिमेंट है, यस और नो? फिर हमारे पास मॉर्गन आ गए। मान लो 1910 तक हमारे पास लिंकेज आ गई, जो किसने काम किया? मॉर्गन ने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास यहां पर कहीं 1869 में मिशर का एक्सपेरिमेंट आया, लेकिन एक लंबे समय तक जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ खास काम नहीं हुए थे, एक लंबे समय तक। फिर 1953 में आपको पता चला कि वॉटसन क्रिक मॉडल आता है। क्या आता है? वॉटसन क्रिक मॉडल। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जब 1910 का समय आया था बेटा, उस समय तक हमें यह पता चल गया था कि कुछ ना कुछ क्रोमोसोम पे है जिस पर कैरेक्टर है, कुछ ना कुछ ऐसा है क्रोमोसोम पे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या हुआ? 1910 तक हमारी जो रिसर्च थी वो क्रोमोसोम के अराउंड थी, और हमें यह पता हो गया कि यार कहीं ना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है। पर क्रोमोसोम 3 बायोकेमिकल का बना हुआ है, डीएनए तो है ही, साथ में आरएनए भी उसी के साथ होता है थोड़ा बहुत, और प्रोटीन होती है, हिस्टोन देख ही रहे हो। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा, कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आफ्टर वर्क ऑफ बोवेरी, सटन एंड मॉर्गन, हमारी जो रिसर्च थी वो नैरो डाउन हो गई। नैरो डाउन क्या होता है? मान लो हम बहुत सारी चीज खोज रहे थे, वो नैरो डाउन हो गई क्रोमोसोम तक, नैरो डाउन टू क्रोमोसोम। किस तक नैरो डाउन हो गई? क्रोमोसोम तक नैरो डाउन हो गई। अच्छा भाई, ठीक बात कह रहे हो सर। अब क्या हुआ? 1926 से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। किस चीज के? क्वेस्ट मतलब जानने की इच्छा, टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसको पता करने के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप सिंपल ऐसे समझो कि 1869 में जब मिशर ने अपना एक्सपेरिमेंट मतलब न्यूक्लियन खोजा, उसके बहुत लंबे समय तक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ नहीं हुआ। हमारी जो रिसर्च थी वो मेंडेलियन जेनेटिक्स पे रही, और हमने क्रोमोसोम को पता कर लिया, और क्रोमोसोम ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे थे। और क्रोमोसोम 3 चीजों के बने हैं, अगर आप देखो ध्यान से, क्रोमोसोम क्या है? 3 चीजों का बना हुआ है। क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए का, उसमें आरएनए भी होता है थोड़ा बहुत, और उसमें प्रोटीन भी होता है। सर ये कहां लिखा आरएनए होता है? जाकर सेल वाला चैप्टर चेक कर पहले मेरे कहने से। तो आरएनए भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च जो थी वो इस बात पे रह गई यार कि इन तीनों बायोकेमिकल में से कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। सर डीएनए होगा, ये तो हमें पता है। ये तुझे अभी पता है ना, उस समय क्या था? क्रोमोसोम पता थे। ये पता था कि क्रोमोसोम ही क्या कर रहा है? ट्रेड कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि फैक्टर क्रोमोसोम पे थे। और क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का। तो 1926 1920 के बाद 1926 से ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं जो ये पता लगाना चाहते हैं कि इन तीनों में से
कौन जेनेटिक मटेरियल है। और वो 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रिफिथ, एवरी मैककार्टी मैकलियोड का, और तीसरा हर्शेचेस का। ये 3 वो एक्सपेरिमेंट है जिनसे हमारी जो रिसर्च थी क्रोमोसोम से डीएनए तक पहुंची। हम फिक्स हो गए यार डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए पर ही जीन है। उसके बाद फिर हमने एक पढ़ना शुरू किया रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। यस, क्लियर है? तो इस मजेदार टॉपिक को कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड ज्यादा बड़ा नहीं देना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और मैं चाह रहा हूं यहां तक एकदम तैयार रहना। क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल कब स्टार्ट हुआ, ठीक है? और डोपा सॉल्व कर लेना इसका, कल अपने लाइव में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।